जय हिंद। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस अध्याय से जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का बन सकता है सारा ऑब्जेक्टिव इस पे बात करने वाले हैं। अभी तक जितना भी बिहार बोर्ड में 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एक भी गलत होने नहीं होगा। तो चलिए शुरू से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश किरण को क्या करती है, एक बिंदु पर समेट देती है, इसलिए जो है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। आप लोग को आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो हमने बनाया है अवतल दर्पण, इसका परावर्तक क्या होता है, धसा हुआ रहता है, धसा है। और इसके समांतर जो मुख्य अक्ष समांतर जो प्रकाश किरण, देखिए दो किरण जो प्रकाश मुख्य अक्ष समांतर आ रही है वो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। इधर से भी एक किरण मुख्य अक्ष समांतर लिया है और दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से गुजरी है। इसमें परावर्तन होने के बाद हमको पता चलता है कि जो किरण है सारी बिंदु क्या एक बिंदु पे आकर सारी किरणों को समेट देती है। इसलिए अवतल के इसी गुण के कारण, जो कि अवतल का कौन सा गुण है, जो मुख्य अक्ष समांतर आने वाली प्रकाश किरण है उसको एक बिंदु पर समेट देती है। देखिए यहाँ पे भी प्रकाश किरण समेट दी और जो इसके समांतर आ रही प्रकाश इसको भी एफ पर समेट दी और जो इधर से मुख्य अक्ष समांतर आ रही थी प्रकाश किरण उसको भी एफ पर समेट दी। इसी गुण के कारण हम जो अवतल दर्पण क्या है हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो वही बात हमने परिभाषा के रूप में बना के लिखा है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर क्या होती मिलती है। दर्पण के इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आपको चित्र देखकर भी हमने बता दिया कि दर्पण को किस लिए अवतल दर्पण को किस लिए अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि जो है मुख्य अक्ष समांतर आने वाली प्रकाश किरण सभी को क्या करती है, अवतल दर्पण समेट के एक बिंदु एफ पर समेट देती है। दर्पण के इसी गुण के कारण हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर समेट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। अगर आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं तो आपको प्रकाश के परावर्तन के नियमों को जानना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना जो है बहुत ही ज्यादा रहती है। तो प्रकाश के परावर्तन के जानते हैं कितने नियम होते हैं, आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। इसलिए हमने पहले उत्तर में लिखा है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि जो पहला जो क्वेश्चन है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसका आपको परिभाषा भी लिखना है और आपको चित्र भी बना देना है, जिससे कि आपका एक भी अंक इसमें मतलब एग्जामिनर जो है आपका एक भी अंक काट ना सके। इसलिए परिभाषा के साथ साथ आपको क्या करना है, इसका डायग्राम भी बनाते चलना है, जिससे एग्जामिनर को स्पष्ट रूप से आपका जो बात आप कहने जा रहे हैं वो स्पष्ट रूप से समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन को नियम लिखे। आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो चलिए दोनों नियम को बारी बारी से देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने कौन कौन नियम होते हैं। पहला नियम कह रहा है कि आपतन कोण जो है अनिकोण आई जो है तथा परावर्तन कोण अनिकोण आर तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही तल में होते हैं। इसको बहुत ईजी है, कह रहा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। या एक प्रकाश का परावर्तन का एक नियम है और दूसरा नियम जो है वो बहुत ईजी है, कह रहा है आपतन, ये दूसरा नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण का अगर मान जो 40 है तो परावर्तन कोण का भी मान 40 ही होगा। इसलिए दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। फिर से एक बार बता दें, पहला नियम जो है आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कह रहा आवर्धन से आप क्या समझते हैं। आवर्धन, आप दर्पण पढ़ रहे हैं, दर्पण भी आवर्धन पढ़ना होता है और लेंस पढ़े होंगे तो लेंस में भी आवर्धन है। तो ये जो आवर्धन है दर्पण की आवर्धन के बारे में बात कर रही है। तो कह रहा है आवर्धन से क्या समझते हैं, तो इसका परिभाषा लिखेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसका मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का जो है मात्रक नहीं होता है या मात्रक विहीन होता है। या एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आवर्धन का मात्रक होता है, तो आपको बोलना है नहीं, इसका मात्रक नहीं होता या मात्रक विहीन होता है।
इसे m से सूचित करते हैं, इसलिए आवर्धन बराबर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h2 बटे वस्तु की ऊंचाई h1। इसे क्या करते हैं, आवर्धन करते हैं, यानी इसी को हमको फॉर्मूला के रूप में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे m बराबर h2 बटे h1, क्योंकि हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 माना और वस्तु की ऊंचाई को हम h1 माना। तो फाइनली हमको फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगी m बराबर माइनस वी बाय यू। माइनस वी बाय यू क्योंकि प्रतिबिंब को हमें ऊंचाई यानी मीटर में होती है, इसको प्रतिबिंब को हमें v से सूचित करते हैं और वस्तु को हम u से सूचित करते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस वी बाय यू। लेकिन लेंस का आवर्धन जो है वो v बाय यू होता है, ध्यान में रखना है, लेकिन दर्पण का होता है माइनस वी बाय यू। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक किरण आलेख की सहायता से प्रकाश के परावर्तन को दिखाइए। यह भी क्वेश्चन बहुत इजी है और एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत इजी है। आपको कह रहा है कि दर्पण नहीं कह रहा है कि इस दर्पण की सहायता से आप प्रकाश के परावर्तन को दिखाए, सिर्फ आपको कह रहा है एक किरण आलेख की सहायता से प्रकाश के परावर्तन को दिखाए। तो कोई भी दर्पण ले लेना, हमने लिया है समतल दर्पण ले लिया है। इसको समतल दर्पण के एक भाग क्या कहते हैं, रजतित भाग कहते हैं। जो रंगा हुआ भाग रहता है उसको रजतित भाग कहते हैं या रंगा हुआ भाग कहते हैं। जो ऊपरी भाग होती है, चिकनी चमकीली भाग होती है, उसको आप चिकनी सतह भी कह सकते हैं या परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। तो हमने एक किरण आपतित किया है, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और जब टकरा जाती है फिर उसी दिशा में वह वापस मुड़ जाती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और जो अभिलंब, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। या आपको डायग्राम बना देना है जिससे कि एग्जामिनर को साफ साफ आपका बात समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को परिभाषित करें। परिभाषा हमको लिखना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमको उत्तल दर्पण देकर डैश देना है। उत्तल दर्पण का परिभाषा लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, क्या हो, सॉरी उत्तल दर्पण है तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे उत्तल दर्पण, इसका परिभाषा लिख कर और हमको चित्र बना देना है। क्या देना है, उत्तल दर्पण हम बना देंगे। परावर्तक क्या है, उसका उठा हुआ है, और रंगा हुआ जो भाग है वह क्या, धसा हुआ है, क्या धसा गया है। इसका जो है उत्तल दर्पण का सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद जो आपको अभी चित्र दिखाए हैं इसका डायग्राम बना देना है, उसके बाद अवतल दर्पण का परिभाषा लिखना है। फिर डायग्राम बनाने के बाद फिर अवतल दर्पण देंगे, उसके बाद डैश देंगे, फिर लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक जो सतह होता है क्या होता है, धसा होता है। अवतल दर्पण में धसा लिखना है और उत्तल दर्पण में उठा लिखना है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका भी डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, इसका भी डायग्राम बना देना है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो देखिए परावर्तक सतह यहाँ पे लिखे हैं, इसका क्या परावर्तक धसा हुआ है, और जो रंगा हुआ भाग है, रजतित भाग है, क्या है, उठा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का परिभाषा लिखने के बाद इसका डायग्राम भी बना देना है, जिससे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किरण आलेख खींचे। फर्स्ट का कह रहा है जब वस्तु क्या हो, एफ पर हो, और सेकेंड कह रहा है अगर वस्तु सी पर हो। तो किरण आलेख कह रहा है खींचने के लिए, हमें ये नहीं कह रहा है कि किस दर्पण से खींचना है किरण आलेख, आपको जो आता है उस दर्पण से आप किरण आलेख खींच सकते हैं। हमको क्या रखना है, वस्तु को एफ पर रखना है, उसका किरण आलेख खींचना है। और सेकेंड नंबर में कह रहा है अगर वस्तु सी पर हो तो उसका किरण आलेख खींचना है। जब भी आपको ऐसा ना कहा गया हो कि इस दर्पण से आप किरण आलेख खींचे, उस दर्पण से किरण आलेख खींचे, तो आपको क्या करना है, अवतल दर्पण से ही किरण आलेख खींचना है। क्योंकि इससे ही सुविधा रहता है और स्टूडेंट को इसी दर्पण से बनाने में आसानी होती है, इसलिए अवतल दर्पण से ही आप क्या करना है, इसको किरण आलेख खींचना है और प्रतिबिंब बनाना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब कह रहा है जब वस्तु एफ पर हो उसका किरण आलेख बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब वस्तु क्या हो, एफ पर हो। तो लिखेंगे जब वस्तु क्या हो, एफ पर हो। पहले लिखना है जब वस्तु कहाँ पे हो, एफ पर हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अवतल दर्पण बना लेना है। अवतल दर्पण का डायग्राम देखिए कैसे बनाते हैं, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी बनाना है। अवतल दर्पण बना लिए, उसके बाद जो ऊपर वाले जो हिस्सा है उसको क्या करते हैं, रचित कर देते हैं, पॉलिश करते हैं, रंग देते हैं। और जो नीचे धसा हुआ जो भाग है, वो देख रहे धसा हुआ भाग, उसको पॉलिश नहीं किए, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण, यहाँ पे लिख देंगे क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी आपका मन हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कनकेव मिरर भी कहते हैं, मिरर भी कहते हैं।
उसके बाद क्या करना है, आपको दर्पण के मध्य बिंदु से आपको मुख्य अक्ष खींचना है। क्या खींचना है? मुख्य अक्ष ऐसे खींच देना है। यहाँ पे इसको पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पी यानी ध्रुव इसको कहते हैं। और यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्या होती है? एफ कर देते हैं। यहाँ पे वक्रता केंद्र कर देते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ऐसे हमको क्या करना है? खींच देना है। और आपको मन हो तो यहाँ पे क्या करना है? प्रधान अक्ष आपको खींच देना है। प्रधान अक्ष क्या कह रहा है? जब वस्तु एफ पर हो, पहला क्या कह, जब वस्तु एफ पर हो तो हम कोई वस्तु एफ पर रख देते हैं। एफ पर हम कोई वस्तु रख दिए, इसको ऐसे कर आपको बना देना है। एफ पर वस्तु रख दिए तो आपको पता होगा कोई भी किरण आलेख खींचने के लिए हमें कम, या कोई वस्तु का प्रतिबिंब हमें खींचने के लिए कम से कम हमें 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले 2 किरण लेंगे। एक किरण लेंगे मुख्य अक्ष से समांतर लेंगे, जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर लेंगे। दर्पण से इसको परावर्तित करने के बाद एक कहाँ से गुजरेगी? आप जानते हो कि नियम होती है, जब मुख्य अक्ष से समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो वह एफ से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? एफ से गुजरती है। तो इसको एफ से गुजार दिए तो एफ से यह गुजर गई। और एक नियम और होती है, पहला तो किरण हमने ले लिया। और किरण एक और क्या होती है? अगर कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता यानी ध्रुव से गुजारेंगे, क्या गुजारेंगे? दर्पण के ध्रुव से गुजारेंगे, जितना डिग्री इधर से आएगी, मान लीजिए अगर 30 डिग्री इधर से मतलब ध्रुव से टकराई, उतना ही कोण के साथ आपको क्या होगी? या मतलब उतना ही कोण मुख्य अक्ष से कोण बनाकर वह वापस लौट जाएगी। तो अगर यह 30 डिग्री से आई है तो वह 30 डिग्री से ही वापस चली जाएगी। यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। यह एक नियम होती है कि एक नियम यह होती है, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश का आने वाली किरण एफ से गुजरती है। देखिए एफ से गुजर दिए। उसके बाद एक नियम क्या होती है कि अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव से गुजरती है, मुख्य अक्ष जितना एंगल के साथ बनाते हुए उतना ही एंगल मुख्य अक्ष के साथ बनाते हुए वह परावर्तित हो जाएगी। या देखिए जब हम किरण एफ पे था तो वह क्या किए, हम इसका किरण आलेख खींच दिए। इसमें आप क्या देख रहे हैं? जो परावर्तित जो किरण है, ये किरण जो परावर्तित किरण एक दूसरे क्या है? समांतर है और या कभी नहीं कटेगी। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? जो इसे बनाने के बाद हमको लिखना है प्रतिबिंब की आकार लिखना है, प्रतिबिंब की आकृति लिखना है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो सारी बात हमको लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है प्रतिबिंब का आकार। क्या लिखना है? प्रतिबिंब लिखना है। प्रतिबिंब की आकार, प्रतिबिंब की आकार के ही आकृति के प्रतिबिंब की आकार क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा इसका प्रतिबिंब का आकार बनेगा। और प्रतिबिंब की प्राकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्राकृति मतलब देखने में वह कैसी होगी? प्राकृतिक कैसी होगी? तो आपको पता होगा जब प्रतिबिंब की प्राकृति होगी कैसी होगी? प्राकृतिक प्रतिबिंब की प्राकृति होगी वास्तविक और उल्टा। क्या होगी? वास्तविक लिखना है। वास्तविक और उल्टा होगी। क्या होगी? कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। क्या होगी? उल्टा होगी। और प्रतिबिंब की स्थान कहाँ होगी? प्रतिबिंब के स्थान भी लिखना होता है। प्रतिबिंब की स्थान भी लिखेंगे। प्रतिबिंब के स्थान कहाँ होगी? अनंत पे होगी। प्रतिबिंब के स्थान कहाँ होगी? तो आपको लिखना है अनंत पे होगी। कहाँ पे होगी? अनंत। इसको हम क्या कहते हैं? अनंत पे कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत पर होगी। क्या होगी? अनंत पर होगी। तो आप ऐसे कर देने के बाद आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब देखते हैं दूसरा डायग्राम क्या कह रहा है कि वस्तु जब कहाँ हो? सी पर हो। जब भी वस्तु कहे सी पर हो तो अवतल दर्पण से बना लेना है, क्योंकि दर्पण हमें यहाँ कहा नहीं जा रहा कि किस दर्पण से हमको किरण आलेख खींचना है, तो अवतल दर्पण ही मान कर चलेंगे। उसी तरीके से हमने सबसे पहले क्या करना है? अवतल दर्पण को बना लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे? अवतल दर्पण को बना लेंगे। उसके बाद इसके जो ऊपरी सतह है इसको क्या करना है? मतलब रंग देना है, रजतित कर देना है। तो रजतित कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है? आपको एक मुख्य अक्ष खींचनी है। मुख्य अक्ष दर्पण के 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसको जो दर्पण के जिस बिंदु पर काटते हैं उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, नहीं पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी कहते हैं। अब यहाँ पे एफ बना देना है, नहीं फोकस बना देना है। यहाँ पे वक्रता केंद्र बना देना है। क्या बनाना है? वक्रता केंद्र बनाना है। हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या था? जब वस्तु सी पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सी पर वस्तु रख दिए। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखते हैं। जब कोई भी प्रतिबिंब आपको बताए थे, जब कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरण की आवश्यकता पड़ती है। तो फर्स्ट किरण क्या करेंगे? जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष समांतर लेंगे किरण। क्या करते हैं? मुख्य अक्ष समांतर किरण लेते हैं। मुख्य अक्ष किरण समांतर लेने के आपको ये तीर का चिन्ह भी देना है, क्योंकि तीर का चिन्ह देने से पता चल जाता है किरण कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। तो क्या करेंगे? या जो है मुख्य के समांतर किरण ले लिए। जब आप जानते हैं कोई भी किरण मुख्य के समांतर जब आती है तो वह एफ से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो एफ से गुजरती है। तो हमने इसे कहाँ से गुजार दिया है? एफ से इसे गुजार दिया है। एफ से गुजार दिए हैं। और एक किरण और कहाँ से लेना है? अगर आपका मन है एफ से लेना है तो एफ से गुजारिए। अगर एफ से कोई भी किरण अगर जाती है तो वो
अगर एफ से जा रही है तो वह क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आप जब भी सी पर कहे तो आपका इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो मतलब मिटावन से मिटाकर आपको सी पर ही बनाना है, क्योंकि ऐसा प्रूव्ड हो चुका है कि अगर जब वस्तु सी पर है तो आपको सी पर ही प्रतिबिंब इस तरीके से बनाना है ताकि एग्जामिनर को ये नहीं लगे कि गलती है। आपको कैसे भी कर आपको सी पर ही प्रतिबिंब बनाना है। तो क्या करना है, इसको परावर्तित कर देने के बाद देखिए अगर यहाँ बनाते हैं तो हमें मतलब लगभग क्या होगा, सी पर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, मतलब इधर से प्रकाश किरण आई और परावर्तन के बाद इधर लौट गई। तो कहाँ मतलब देखिए इधर से लौटने के बाद आप देख पा रहे होंगे जो परावर्तित किरण है एक दूसरे के यहाँ पे इस बिंदु पर दोनों एक दूसरे से मिल जाती है। जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु से मतलब जो वक्रता केंद्र है उस पे से लंबवत हम क्या करते हैं, लंबवत मतलब रेखा खींचते हैं। उसके नीचे यही हो गया प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। क्या हो गया, यही प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। और मतलब हालांकि जो कटना चाहिए एकदम सी के सामना सामने कटना चाहिए। आपको फिर से अगर आप फिर से करते हैं तो आपको सी के मतलब एकदम जस्ट एकदम नीचे उसको कटेगी। इसलिए आपको बताए थे जब भी दर्पण के मतलब वक्रता केंद्र पर वस्तु रहे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के नीचे ही एकदम सेम टू सेम नीचे ही बनेगा। तो आपको कैसे भी कर आपको सी पर काटना है। तो हमको क्या इसी तरीके से आपको लिख देना, ये किरण को है या जो किरण है मतलब एक किरण ले लिए मुख्य अक्ष के समांतर और एक किरण ले लिए क्या एफ से ले लिए, इसको नहीं लिखना है। एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर ले लिए और एक किरण कहाँ से ले लिए, एफ से ले लिए। जो भी किरण हम अगर एफ से लेते हैं तो कहाँ गुजरती है, वह मुख्य अक्ष से समांतर गुजरती है। तो इसका लिखेंगे प्रतिबिंब की आप आकार लिखेंगे, प्रतिबिंब की आकृति लिखेंगे और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो सारी बात लिखेंगे प्रतिबिंब की आकार। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की आकार लिखेंगे। जो प्रतिबिंब की आकार होगी यानी आकृति होगी वो वस्तु के समान होगी। कैसी होगी, वस्तु के समान। अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर की होगी। और प्रतिबिंब की लेते हैं स्थिति लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति कहिए या प्रतिबिंब की स्थान कहिए। क्या कहिए, स्थान। प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, सी पर ही होगा। कहाँ होगा, सी पर ही होगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा ही होगी। क्योंकि अवतल दर्पण है तो वास्तविक और उल्टा ही होगी। वास्तविक और उल्टा होगी और वस्तु के समान ही होगी। किसा होगी, वस्तु के समान होगी। उम्मीद करते होंगे आपने अच्छा से समझ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। आप जानते हैं जब भी कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक या किसी भी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में क्या होती है, मुड़ जाती है, लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वही बात लिखे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है या टकराती है तो टकराने के बाद प्रकाश किरण उसी दिशा में क्या होती है, पुनः लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको ये परिभाषा लिखने के बाद आपको ऐसा डायग्राम बना देना है कि इसमें समतल दर्पण हम ले लिए और आपतित किरण। और जब आपतित किरण किसी चिकनी सतह पर देखें, या चिकनी सतह लिखा हुआ और पीछे के भाग रंगा हुआ रहता है। जब प्रकाश किरण, यही बात लिखाए थे, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो प्रकाश किरण उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आपको उस परिभाषा लिखने के बाद ऐसा डायग्राम जरूर बनाना है जिससे आपका जो एग्जामिनर आपका वो चेक करे कॉपी, उसे इंप्रेसिव लगे, आपको फुल मार्क्स दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, फोकस किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है फोकस किसे कहते हैं। फोकस या दर्पण जो है परिभाषा इसका पहले देख लीजिए। कह रहा है किसी दर्पण के वक्रता त्रिज्या यानी आर के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। एकदम मतलब सटीक परिभाषा है। जैसे यहाँ पे देखिए, फोकस किसको कहें, किसी अवतल दर्पण के या कोई दर्पण, अवतल दर्पण क्या कोई भी दर्पण रहे उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आपको चित्र की सहायता से आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमने एक अवतल दर्पण बना दिया है। यह है वक्रता त्रिज्या और ये है ध्रुव है। ये क्या है, पी है। ये पी दे दिए। इसका परिभाषा क्या लिखे, किसी दर्पण के वक्रता त्रिज्या क्या है, ये वक्रता यहाँ से सी और एफ, ये पी है। पी और सी के जितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। या ऐसे भी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष समांतर आने वाली प्रकाश किरण
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। या आप इजीली आसान परिभाषा खोजते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता त्रिज्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु यानी बीचों बीच जो है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आप दोनों तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। यही लिखा है, मतलब किसी दर्पण के वक्रता त्रिज्या यानी आर के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी एफ बराबर जो होता है r/2, जो यानी एफ जो है त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। क्या होगी, त्रिज्या की आधी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, निम्नलिखित परिभाषित करना है हमको। मुख्य अक्ष का परिभाषा लिखना है, ध्रुव का परिभाषा लिखना है, आपतन कोण तथा आपतन बिंदु और द्वारक जो है इसका परिभाषा हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं मुख्य अक्ष का परिभाषा क्या होता है। मुख्य अक्ष हम किसको कहेंगे, सबसे पहले मुख्य अक्ष लिखकर हमको डैश देना है। उसके बाद लिखना है दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, जैसे ये दर्पण हो गया, ये क्या है, दर्पण है। दर्पण का या क्या है, ध्रुव है। यही परिभाषा लिखे, दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली एक सरल रेखा, ये जो आप देख रहे हैं क्या है, सरल रेखा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष हम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाले एक सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और दूसरा जो है ध्रुव किसको कहेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आप जैसे इसी मतलब डायग्राम में आप देखिए, जो दर्पण है, दर्पण के जो मध्य बिंदु यानी बीच सेंटर वाला जो पॉइंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ध्रुव कहते हैं, इसे हम P से सूचित करते हैं। उसके बाद अगला जो है कह रहा है आपतन कोण किसको कहते हैं, लिखेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में देखिए क्या कह रहा, अभिलंब इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, और इसको आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई सूचित करते हैं। आपको ये परिभाषा लिखने के बाद आपको डायग्राम भी बना देना है। डायग्राम बनाकर आपको आपतन कोण किसको कहते हैं उसको मतलब इंगित कर देना है, ध्रुव किसको कहते हैं उसको भी इंगित कर देना है, और मुख्य अक्ष किसको कहते हैं उसको भी इंगित कर देना है। तो इसीलिए लिखे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से सूचित करते हैं, क्योंकि आई बराबर होता है आपतन कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर यही आपको कहेगा परावर्तन कोण, तो सिर्फ आपको लिखना है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपको डायग्राम देकर बता देना है। अगला देखेंगे आपतन बिंदु किसको कहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे कि दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे इसी में समझना है। देखिए आपतित किरण क्या, इसमें नहीं, समतल दर्पण जिसमें है उसमें से अच्छे से आप समझ पाइएगा। जैसे देखिए ये क्या है, समतल दर्पण हमने ले लिया, और जो आपतित किरण आ रही है, जो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, देखिए आपतित किरण कहाँ पड़ती है, दर्पण के इस बिंदु पर पड़ती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यहाँ पे लिख देना है। और यही मतलब इसी प्रकार के आपको एक डायग्राम बनाना है कि एक समतल दर्पण रहेगा, उससे आप प्रकाश को परावर्तित कराइए। जिस बिंदु आपतित किरण जिस दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसी को हमको आपतन कोण मतलब लिखना है। उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपको डायग्राम इसमें भी बनाना है। कह रहा है द्वारक किसको कहते हैं, आपको बोलना है द्वारक हम उसे कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई, जैसे कोई भी दर्पण ले लीजिए, जैसे हम मतलब आपको लेके दिखाते हैं। अवतल दर्पण जैसे हमने ले लिया, ये अवतल दर्पण ले लिया, क्या ले लिया है, अवतल दर्पण ले लिया है। कह रहा है द्वारक दर्पण के चौड़ाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है, क्या है, ये चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चौड़ाई है, मान लीजिए अगर 10 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है, तो यही जो 10 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है, इसी को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इसी को हम द्वारक कहते हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जरूर आंसर, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।